अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। एक और चुनाव, कौन सा? नगर निकाय का, जनता का चुनाव है, आम कार्यकर्ता का चुनाव है, शहर की सरकार का चुनाव है, निकाय का चुनाव। आज उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने आरक्षण की उस विवादित सूची को जारी किया जिसको लेकर पूरा एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था और मामला यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के बाद अब जब आरक्षण की प्राथमिक लिस्ट जारी हुई है, 6 अप्रैल तक इस पर आपत्तियां आएंगी, उसके बाद चुनाव की घोषणा, यानी मान कर चलिए कि 10 अप्रैल तक चुनाव घोषित हो जाएंगे या उसके पहले भी हो सकते हैं। 10 अप्रैल से लेकर आने वाले एक महीने के भीतर, यानी 10 अप्रैल से 10 मई के भीतर उत्तर प्रदेश में संभावित है नगर निकाय का चुनाव। आज की परिचर्चा हमारी इसी विषय पर केंद्रित है। बहन भाइयों, एक और चुनाव उत्तर प्रदेश में हमारे आपके समक्ष आ रहा है और ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो दिसंबर में रुक गया था, वो चुनाव अब कब होगा? अप्रैल से मई के बीच। आप ध्यान कीजिए कि इसमें पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर एक बहुत बखेड़ा, एक बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी जब लिस्ट जारी हुई थी और ये मामला पहुंचा था इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच। कोर्ट ने अधिसूचना रद्द कर दी थी। मामला कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट। पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ, सर्वे हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल हुई और आज आरक्षण की जो पहली सूची आई है 17 नगर निगमों की, उसमें 8 अनारक्षित हैं, बाकी आरक्षित घोषित किए गए हैं। लखनऊ की सीट महिला हो गई है, गाजियाबाद भी महिला, कानपुर भी महिला। अब यानी झगड़ा ज़्यादा है। पहले लखनऊ की सीट सामान्य घोषित हो गई थी, अब आज इस आरक्षण की नई प्रक्रिया में उसे महिला घोषित कर दिया गया। अब 6 अप्रैल तक आपत्तियां दाखिल की जाएंगी और 6 अप्रैल के बाद अगर कोई आपत्तियों में कोई मसला नहीं निकलता है या फिर से कोई कोर्टबाजी नहीं करता है या फिर से इसमें कोई स्कैंडल नहीं निकलता है तो 6 अप्रैल के बाद बहनों भाइयों चुनाव संभावित है। वैसे उम्मीद की जा रही है कि इस बार की सूची में सरकार ने, नगर विकास विभाग ने, पिछड़ा वर्ग आयोग ने बहुत सहूलियत, बहुत इत्मीनान और हर कानूनी पेचीदगी का अध्ययन, अवलोकन और उसका अवमूल्यन कर लिया होगा। तो इस बार नगर निकाय के चुनाव में क्या होगा? बहन भाइयों, नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा डोमिनेशन रहा है और ये डोमिनेशन कोई 2014 से नहीं है बल्कि उससे पहले का है। अधिकांश नगर निगमों में अब तो बढ़कर उनकी संख्या 17 हो गई है, पहले ये संख्या कम हुआ करती थी। अधिकांश नगर निगमों में इनका कब्जा, अधिकांश वार्ड और नगर पालिका के चेयरमैन में और नगर पंचायतों के चेयरमैन में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दबदबा रहा है। अर्बन एरिया के इस चुनाव में बीजेपी बहुत ही डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी को अर्बन इलेक्शन में चुनौती देना विपक्ष के लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन विपक्ष भी अब तैयारी में है क्योंकि 2022 के असेंबली इलेक्शंस के बाद उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां बदल गई हैं। सत्ता पक्ष का मतलब हो गया भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष का मतलब हो गया है समाजवादी पार्टी। वर्टिकल डिवीजन हो चुका है 86% वोटों का, यानी 86% अकेले ये दो पार्टियां कैटर करती हैं, बाकी 12-13% में अन्य पार्टियां 14%। ऐसे हालात में अब जब नगर निकाय के चुनाव में शहरों की सरकार में और अब की बार जब निकाय का चुनाव हो रहा है, दमखम भी पता चल जाएगा पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले। उत्तर प्रदेश वैसे तो ग्रामीण बहुल इलाका है, लेकिन शहरी क्षेत्र भी उतनी ही तेज़ी से बहनों भाइयों बढ़ रहा है। अर्बन एरिया, अर्बन पॉपुलेशन हमारे यहाँ बढ़ रही है और मैंने आपको पिछली बार भी डिबेट में 5 मुद्दे गिनाए थे। आज फिर उन मुद्दों को गिना रहा हूं ताकि इस बार के निकाय के चुनाव में यही मुद्दे आपके दिमाग में होने चाहिए और यही वो मुद्दे हैं जो आपके शहर की सूरत, सीरत और एक नागरिक के तौर पर, एक अर्बन एरिया के सिटीजन के तौर पर आप जिस फैसिलिटी के हकदार हैं आपको मिलनी चाहिए। आप एक अच्छी ज़िंदगी के हकदार हैं, आपको मिलनी चाहिए। पहला, इंक्रोचमेंट। कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो अतिक्रमण से प्रभावित ना हो। भयंकर अतिक्रमण है, ये मुद्दा होना चाहिए। दूसरी, हर शहर, हर कस्बा, हर टाउन, लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के किसी कस्बे तक एक ही समस्या है जो सर्वव्यापी है।
क्या? ट्रैफिक की प्रॉब्लम, हर जगह ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक जाम में हम हजारों लाखों घंटे हमारे बर्बाद हो रहे हैं, रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान, लोग समय से अपने घर, दफ्तर, व्यवसाय, स्कूल, कॉलेज तक बच्चे नहीं जा पा रहे। ट्रैफिक की समस्या उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव में बहनों भाइयों आपके लिए सबसे बड़ा इशू होना चाहिए। साफ सफाई, जब आप इंदौर जैसे शहर का नाम देखते हैं कि नाम रोशन कर रहा है, नंबर 1 पर चल रहा है, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि आपका टाउन, आपकी पालिका, आपके नगर निगम क्षेत्र के शहर सफाई में नंबर 1 रहें। यह आपके लिए मुद्दा होना चाहिए। कॉमन सिविल फैसिलिटीज़, ये आपके लिए अगला मुद्दा होना चाहिए। किसी व्यक्ति को नगर निगम के घूसखोरी, बेईमानी, दलाली, मक्कारी और उनके द्वारा किए जा रहे अनाचार को रोकने के लिए हर चीज़ का डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। प्रमाण पत्र ऑनलाइन मिलने चाहिए, टैक्सेस ऑनलाइन जमा होने चाहिए, मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि इस शहर के लोग अपनी अपनी सहूलियत की ज़िंदगी जी सकें। और चौथा, एक व्यवस्थित शहर। जिस दिन हम ऐसा करने में कामयाब हुए बहनों भाइयों, हम शहरों की हालात बदल सकते हैं। लेकिन इन 5 मुद्दों को आपको याद रखना है और जब भी कोई वोट मांगने आए अपने दरवाजे पर ये 5 चीज़ें लिख के रख लेना। जब भी कोई आए तो दरवाजे पे चिपका हुआ वो कागज़ पढ़ा देना जिन 5 मुद्दों का मैंने जिक्र किया है। ये मुद्दे घर घर लोगों को याद रखने पड़ेंगे और इन मुद्दों को आपको अपने दीवारों पे, घर के बाहर चिपका के रखना है। ये 5 मुद्दे बहनों भाइयों रट के रखना। जो भी अर्बन इलेक्शंस के जो भी वोटर्स हैं, अपने घरों के बाहर दरवाजे पे या दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर पोस्टर बनाकर चिपका लीजिए। जो इस पर काम करेगा वोट उसी को मिलेगा, अन्यथा किसी को वोट नहीं। ये संकल्प जिस दिन आपने ले लिया, आपके शहर की सूरत बदल जाएगी। तो क्या कहा आज नगर विकास मंत्री ने, थोड़ा वो सुन लीजिए, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 5 वो बात जो मैंने कही है याद रखिए, उसके पोस्टर बनाइए, अपने दीवार पर लगाइए। झांसी का एससी का है जनरल, वृंदावन का अनरिजर्व्ड मतलब अनारक्षित है, अलीगढ़ का अनारक्षित है, फिरोजाबाद का ओबीसी वुमन है, मेरठ का ओबीसी है, प्रयागराज का अनरिजर्व्ड मतलब अनारक्षित है, अयोध्या का अनारक्षित है, सहारनपुर का ओबीसी है, गाजियाबाद वुमन जनरल है, लखनऊ वुमन है, कानपुर भी महिला है, मुरादाबाद अनारक्षित है, गोरखपुर अनारक्षित है, वाराणसी अनारक्षित है, बरेली अनारक्षित है, शाहजहांपुर ओबीसी महिला है। इसी प्रकार से नगर पालिकाओं का भी सभी 199 नगर पालिकाओं के भी आरक्षण जारी कर दिए गए हैं। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को आज आगे बढ़ाते हैं, इस पर चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आनंद दुबे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं, ओंकार नाथ सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं और वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में। अरुण राजभर थोड़ा फ्रेम में दिख नहीं रहे, इनको फ्रेम में लाया जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल होने के लिए। आनंद दुबे जी, अब चुनाव घोषित हो गया है, मुद्दा क्या रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? हर जगह तो आप रहे हैं, शहरों की सूरत तो बदली नहीं, आप कैसे वोट मांगने जाएंगे और किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे? ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सरकार ने जो कार्य किए हैं, प्रदेश सरकार ने, इसके अलावा जो निकायों में कार्य हुए हैं, इन सभी कार्यों के आधार पे हम जनता के पास जाएंगे और हम जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। चाहे वो कानपुर हो, चाहे आगरा हो, अयोध्या हो, वाराणसी हो या कोई भी जो बड़े बड़े शहर हों, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है अभूतपूर्व कार्य हुआ है। चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो, चाहे खुले में जो तार, चाहे आप चले जाइए अयोध्या में, चाहे वाराणसी में, पहले खुले तार लटकते रहते थे, गलियां एकदम गंदी पड़ी रहती थी, आज वहाँ स्वच्छता है,
वहाँ सुंदरीकरण किया गया है, स्वच्छता अभियान चलाया गया है, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, 9 लाख शौचालय का निर्माण जो है वो नगरीय क्षेत्रों में कराया गया है, 70,000 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा 28 शहरों में 4,000 टीडीपी क्षमता के सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाए गए हैं और इसकी जो क्षमता है वो आज बढ़ के 8,510 टीडीपी हो गई है। तो मेट्रो आई है शहरों में, हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर काम किया है। आपने ट्रैफिक की बात की ब्रिजेश जी, निश्चित रूप से ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है, उस पर भी हमने काम किया है। जगह जगह चौराहों पर कैमरे लगाने का काम हुआ है, ट्रैफिक पुलिस की संख्या बढ़ाने का काम हुआ है और साथ साथ नगर निगम में को ये अधिकार दिए गए हैं कि अगर कहीं वाहन सड़क के किनारे पार्क करके, तो अवैध जो पार्किंग है उसके खिलाफ भी अभियान चलाया गया है। एनक्रोचमेंट तो आप देख ही रहे कि हमारी सरकार से ज्यादा किसी सरकार ने नहीं हटाया है। जहां भी अवैध अतिक्रमण, चाहे वो नगरीय क्षेत्र छोड़ दिए, ग्रामीण क्षेत्रों की भी मैं बात कर रहा हूं, जिन तालाब, पोखरे या जो भी जगह जिनको अवैध जितने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी निकायों में काबिज है, आप शहरों की सूरत वैसी बदलने में कामयाब नहीं दिख रहे। मैं उदाहरण के तौर पर अगर आपको लखनऊ का भी जिक्र करूं तो लखनऊ में वीवीआईपी इलाके छोड़कर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाकी लखनऊ भी एक बारी घूमें, और नहीं हो तो रोहित अग्रवाल अपनी गाड़ी में बिठा के आपको ले जाएंगे। नहीं ब्रजेश जी, देखिए लखनऊ में भी चौराहों की सूरत बदलने का काम हमारी सरकार ने किया। हमा मऊ आप चले जाइए, आप वहां की तस्वीर देखिए, उसको तोड़कर पूरा चौड़ा किया गया है। दूसरे तरफ भी काम चल रहा है। इसके बाद आप कानपुर रोड या की तरफ आप चले जाइए, वहां भी जो चौराहा है उसको भी चौड़ा करने का काम। तो आप कहीं भी जाइए, आप देखिए कि किस तरह से ट्रैफिक को लेकर, ट्रैफिक को कैसे स्मूथ किया जाए, इसको लेकर हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है और आने वाले समय में आपको और भी रिजल्ट मिलेंगे। एक चीज मैं बताओ, 2020 में 20 स्वच्छता में 20 पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार को मिले थे और 2021 में 37 अवार्ड मिले हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये निश्चित रूप से दिखाता है कि हमारी सरकार ने 2014 के बाद से और जब से 2017 से हमारी सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में हमने बेहतरीन काम। अनूप संडा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनूप जी शुक्रिया। आ जाइए, दो हाथ कर लीजिए, निकाय का चुनाव है, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। आइए मुकाबला करिए। मुद्दा क्या रहेगा? हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। आओ मुकाबला करो। हाँ, मुकाबले का मुद्दा ये रहेगा कि भाषण या काम। अभी भाजपा के हमारे प्रवक्ता मित्र ने बहुत विस्तार से अपने कामों को गिनाया, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? आपने लखनऊ का उदाहरण दिया, मैं सुल्तानपुर जनपद से आता हूँ। मैं सुल्तानपुर का उदाहरण बताता हूँ कि सुल्तानपुर में मैं तो गवाह हूँ, क्योंकि मैं एक बार आपके शहर गया सुल्तानपुर। आप आए थे, आपको रविवार हाईवे हो गया और संडे था उस दिन, जबकि वही कर रहा हूँ, हाईवे से मैं तिकोनिया पार्क तक पहुँचने में 50 मिनट आपको अंदाज लग गया था। तो जाम की क्या हालत है आप जानते हैं। और स्थिति ये है कि एसटीपी प्लांट कागजों पे भले लगे हों, कहीं काम में नहीं कर रहे हैं। सुल्तानपुर का बिल्कुल नहीं काम कर रहा है, मैं दावे से कह सकता हूं। अभी वाराणसी की बात कर रहे थे हमारे मित्र, वाराणसी की मुझे जानकारी है कि 9 एसटीपी प्लांट वहां प्रस्तावित थे, मात्र एक चल रहा है। और चाहे वो जिस गंगा के बुलावे पर प्रधानमंत्री जी वाराणसी गए थे, उस गंगा मैया की बात हो, और या पीने का पानी जो नगर निगम की सप्लाई है उसकी बात हो, दोनों स्तरों पर पानी में प्रदूषण का मल और कैलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा जो है अनुमन्य से कई 100 गुना ज़्यादा है। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रदूषण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट 2019 में आई थी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये हालत तो वाराणसी की है जो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, और पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए स्वच्छता की हालत यह है कि कहीं कूड़े नहीं उठ रहे हैं गलियों में, मुख्य मार्गों पे भले उठ जाएं। आप और कूड़ा नहीं उठ रहा, इतने अवार्ड लाए कि ड्राइंग रूम में जगह नहीं रखने को। अब भाई अवार्ड देने वाले भी यही हैं, अवार्ड लेने वाले भी यही हैं, तो फिर अब क्या बात होगी? पब्लिक के बीच वोट क्या मांग, किस बात का मांगोगे फिर? नहीं, वोट हम मांगेंगे इनकी असफलता का, वोट हम मांगेंगे इनकी सरकार में जो इनके जनप्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार किया है। हमारे सुल्तानपुर में तो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नगरपालिका अध्यक्ष में खुली जंग होती रही।
बाकायदा मीडिया पे चुनौतीबाजी होती रही। इतना सुल्तानपुर को आप बार बार हाईलाइट, लड़ लो ना चेयरमैन, नहीं पता चल जाएगा आपको। नहीं देखिए, आ जाओ, आप ही आ जाओ ऐसा मैदान है में। ब्रजेश आप भाई, कह रहे हो आप ही लड़ लो, चलो। नहीं ब्रजेश भाई, ऐसा है कि आप चेयरमैन ही लड़ लो, विधायक ही लड़ चुके हो ना, ब्रजेश अब आ जाओ भाई, जरा लड़ लो। अब आप तो देखिए, ऐसा है कि जो भी लड़ेगा समाजवादी पार्टी से, वो भारतीय जनता पार्टी को ये बताएगा कि जनता रोज रोज ठगी नहीं जाती है। ओके, जनता को जितना ठगना था आप ठग चुके हैं, और आपने भी अपने शुरुआती उद्बोधन में बात कही, और ये सच्चाई भी है कि मैं तो देखो पर्सनल एक्सपीरियंस से 5 मुद्दे लाया हूँ, और मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूँ पोस्टर बनाओ, घर के बाहर चिपकाओ, वोट मांगने आए दिखाओ। आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन देखिए ये सबसे बड़ी बात क्या होती है ब्रजेश भाई, ये स्थानीय समस्याओं के, स्थानीय मुद्दों के चुनाव होते हैं, और इनका निराकरण होता है जो चयनित जनप्रतिनिधि हैं उनकी प्रतिबद्धता क्या है अपने क्षेत्र के प्रति से। ना आप लोग रेडी हो रहे हैं चुनाव के लिए, आपकी तैयारी है? निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का, नगर पालिका अध्यक्षों का, नगर निगम अध्यक्षों का जनता के प्रति प्रतिबद्धता कम है, रोहित अग्रवाल, और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बटोरने के प्रति इनका काम ज्यादा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है नगर निकायों में, हर जगह। ओके, थैंक यू। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, तो आओ मैदान में रोहित भाई, आ जाओ। एक आध सीट अगर सपा छोड़ दे नगर निगम की तो लड़ लेना भाई। ब्रिजेश जी देखिए, हम तो पहले से ही मैदान में हैं। अब मैदान में तो भारतीय जनता पार्टी आए ना भाई, ये तो चुनाव 31 जनवरी को होने चाहिए थे। 31 जनवरी को कार्यकाल पूरा हो चुका है। आज की डेट में तो जितनी कार्यकारिणी है नगर निगम की वो सस्पेंडेड है, जो कि लोकतांत्रिक कार्यकारिणी सस्पेंडेड है पूरी तरीके से। तो अब आ रहा है तो मैदान में तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हम तो मैदान में हैं ही। हम तो तैयार खड़े हैं, हम तो पूछने के लिए तैयार खड़े हैं कि भैया जब चिकनगुनिया होता है तब भी आप गायब हो जाते हैं, जब मलेरिया होता है तब भी आप गायब हो जाते हैं, मच्छर देखते हो तब भी आप गायब हो जाते हो। कोरोना की तो बात ही मत करना। वहां तक तो पहुंचिए ब्रिजेश जी, यहाँ तो शमशान में जाके देखिए आज की स्थिति ये है कि शमशान में 2-2 घंटे की वेटिंग है अभी। हाँ अभी भाई, हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, लगभग हफ्ते में 3 दिन 4 दिन शमशान जाना पड़ता है, लोगों से भाई जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। समस्या ये है कि भाई अब आनंद दुबे जी लोग तो भाई मुझे लगता है ये बात प्रमाणिक रूप से कह रहे हो कि 2 घंटे? बिल्कुल प्रमाणित रूप से कह रहा हूँ ब्रिजेश कारण वहाँ जी। क्या प्रॉब्लम क्या रही? कुछ नहीं, 2-2 घंटे की वेटिंग है, क्योंकि लकड़ी तोलने के लिए आदमी कम है। 1-2 कांटे लगे हुए हैं और लकड़ी तुल ही नहीं सकती। लकड़ी तोलने के लिए आदमी कम है, उसमें 15-15 लोगों का 20-20 लोगों की वेटिंग लगती है। उसके बाद जो है आपकी लकड़ी तुल के जाएगी, तब आप की क्या नाम है बॉडी रखी जाएगी। एक मुद्दा आपने और जोड़ दिया कि शमशान घाट और कब्रिस्तानों में व्यवस्थाएं ठीक तो आप सोचिए, जब आदमी के मरने के बाद तक की व्यवस्था आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो जीते जी व्यक्ति तो वैसे ही एडजस्ट कर लेता है। यूपी में एक ही विभाग है जो पैदा होने का भी सर्टिफिकेट देता है, मरने का भी देता है, और उसमें भी भ्रष्टाचार है। और ये मतलब ये नगर निगम ही है। दुखद ये है, सबसे दुखद ये इससे है, अद्भुत कोई मतलब अर्बन गवर्नेंस की बॉडी नहीं है। और सबसे दुखद ये है कि उसमें भी भ्रष्टाचार है कि मरने के भी सर्टिफिकेट में अगर आपने 500 रुपए नहीं दिए तो आपका वो सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा, उसमें भी भ्रष्टाचार है। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता है। पर और इन मुद्दों का क्या किया जाए, क्योंकि वोटिंग पर आप जैसे बता रहे हो तो बीजेपी के साथ वोट देकर लोग खुश हैं, आपको तो दे नहीं रहे लोग। ब्रिजेश जी देखिए, जब खुश थे तब खुश थे, आज खुश नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आनंद दुबे जी अपने कार्यालय के बाहर नहीं निकलते। इनके कार्यालय के बाहर इंक्रोचमेंट है। क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 4 फल के अगर दुकानें लग गई, भूजा वाला लगा लिया, तो अब धंधा चलने दो यार। चलिए तो यही मान लीजिए ना कि इंक्रोचमेंट है ना भाई, इंक्रोचमेंट है ना। उन ठेले वालों को आप एक व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं सही से कि सम्मानजनक तरीके से वो अपना ठेला लगा पाए। तो पार्टी दफ्तर भीतर लगवा लें ठेला। अरे तो कम से कम उनको एक सही जगह तो दे दो, एक आरएनडी का मार्केट दे ऑफिस दो। तो बीजेपी की बाउंड्री से सटा हुआ है, कुछ ठेले अपने अभी अंदर करो। नहीं बिल्कुल ब्रिजेश जी, कुछ वो ठेले अंदर कर लेंगे, बात खत्म। नहीं, जनता के लिए बिल्कुल हमारा दफ्तर तो हमेशा खुला रहता है, लेकिन समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी उन ठेले वालों की भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है जो इनके कार्यालय के बाहर सालों से बैठे हैं। आप लोग मिलकर लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल मिलकर लड़ेंगे। हम समाजवादी पार्टी के साथ, हमारा गठबंधन 2019 से मजबूती से चलता चला आ रहा है, और ये देख लेना कि कहीं बाउंड्री गिरा के आप बीजेपी के साथ मतलब एक ही कैंपस में ना आ जाए। बड़ी चिंता है लोगों को। नहीं, और बड़ी गंभीर बात है ये, बाउंड्री गिराना मत आप लोग। विजय जी, बीच में एक विधायक जी का आवास है, वो विधायक जी हमारे यहाँ आए तो उनका स्वागत है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ओंकारनाथ सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं। ओंकारनाथ जी, कांग्रेस की कोई दिलचस्पी है चुनाव में उत्तर प्रदेश में? पूरी दिलचस्पी है, और बड़े कायदे से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। आने वाला समय बताएगा कि कितनी सीटें हम जीतेंगे। देखिए, जो आपने 5 पॉइंट बताए हैं वाकई बड़े चिंताजनक है, और जनता के बीच में हम उसको लेके जाएंगे।
उस उदाहरण एक आपको दे देते हैं। सबसे बड़ा ट्रैफिक की प्रॉब्लम है जो इंक्रोचमेंट है। हम विनीत खंड में रहते हैं और जयपुरिया के सामने वाली सड़क पर हमारा मकान है। किस शहर में रहते हैं सर आप? लखनऊ के अंदर। ओके। विनीत खंड में रहते हैं और जयपुरिया स्कूल जो है उसके सामने वाली सड़क पे हमारा मकान है। वो 60 फीट चौड़ी सड़क है, लेकिन 12 बजे के बाद अगर आप उस सड़क पे आएँ तो आपकी गाड़ी पास नहीं हो सकती है, इतना इंक्रोचमेंट है। और उसको इतनी बार कहा जा चुका है, नगर निगम से कहा जा चुका है, इवन कि मुख्यमंत्री के पोर्टल पे भी शिकायत की गई। तो शिकायत करने का असर ये होता है कि जब वहाँ से इंस्ट्रक्शन होता है तो वो साफ़ हो जाता है, लेकिन साफ़ होने के बाद 3 दिन 4 दिन के बाद फिर सब भीड़ लगा लेते हैं। और इसको ये नगर निगम और पुलिस दोनों की मिली भगत है और ये दोनों ही जो है मिलके इसको लगवा रहे हैं और पूरे शहर के अंदर ये हालत है। एक तो ट्रैफिक और पुराने लखनऊ में स्थिति ये है कि नालियाँ बजा रही हैं। एसटीपी प्लांट की जो आपने बात की, एसटीपी प्लांट फंक्शन कर रहे हैं लखनऊ के अंदर, लेकिन एसटीपी प्लांट की फंक्शन से क्या होगा जब कनेक्टिविटी उसमें नहीं है। पूरे पुराने लखनऊ में कम से कम आधा जो है मकान ऐसे हैं जिसकी कनेक्टिविटी उस एसटीपी प्लांट में जा ही नहीं पा रही है, तो काम कहाँ से होगा? और उसको ये कर नहीं पा रहे हैं। स्कूल की समस्या ले लीजिए, जो पहले के स्कूल हैं उन्होंने सोच समझ के बनाया, जैसे जयनारायण डिग्री कॉलेज है, जयनारायण वोकेशनल कॉलेज है, क्रिश्चियन कॉलेज है, क्वींस कॉलेज है, नेशनल कॉलेज है। ये कॉलोनी में नहीं थे। महिला कॉलेज है, नवयुग है, और आईटी कॉलेज को देख लीजिए, ये किसी भी कॉलोनी में नहीं थे, दूर थे। अब कॉलोनी के भीतर अब क्या हो गया है, अब स्कूल बनने लगे हैं, चाहे लखनऊ हो चाहे नोएडा हो, हर कॉलोनी में गली गली में बन गए हैं। अब बन गए हैं तो वहाँ जब बच्चों की छुट्टी होती है तो पूरी ट्रैफिक जाम हो जाती है। अब जितने इंग्लिश स्कूल इनके ले लीजिए आप, वो सेंट फ्रांसिस है। तो अब आप बताओ कांग्रेस की तैयारी क्या है? आप के लिए चुनाव गंभीर है या फिर आप नहीं? हमारे समाजवादी पार्टी अपोजिशन को सपोर्ट और हम बड़ी गंभीरता से लड़ रहे हैं। हमने अपने कैंडिडेट का चयन भी कर लिया है और समय आने पर उसको डिक्लेयर करेंगे। इस आरक्षण के जो इन्होंने लिस्ट निकाली है, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जल्दबाजी की है। देखिए, लखनऊ पहले में महिला सामान्य था और गाजियाबाद में महिला सामान्य था, इन्होंने फेयर प्ले कर दिया। उसमें थोड़ा लखनऊ को लेकर इशू था। हाँ, तो नहीं, तो सामान्य तो जो इन्होंने किया था, अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते तो दूसरे वर्ग को भी चांस मिल जाता कि उसको वहाँ पर लड़ने का मौका मिल जाता। तो खैर, अब तो जो आ गया सामने आ गया है और हम लोग लड़ेंगे, उसको बड़े कायदे से लड़ेंगे और इनकी गलतियों को बताएंगे। इनके पास ये सीट पिछले 25-30 साल से रही है। डॉक्टर राय रहे, फिर शर्मा जी रहे। या उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ोगे आप नगर निकाय? नहीं, अकेले लड़ेंगे साहब। यहाँ पर तो कोई पूछ नहीं रहा। नहीं, पूछने नहीं, हम किसी के पास जा नहीं रहे हैं और हमें पूछने की पूछवाने की आवश्यकता कौन रहा है आपको? नहीं, वो तो समय बताएगा ना। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, किसी को पता नहीं चलता है। एक बार आपको याद होगा, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हो रहा था, इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, लेकिन जब सेकंड बार में लड़ने आई तो किससे हार गई? बांग्लादेश से हार गई थी। तो ये इसको गलतफहमी छोड़ दीजिए। शुक्रिया। आप अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद है, एसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। अरुण जी, शुक्रिया आपका। आप लोग की कोई दिलचस्पी है नगर निकाय के चुनाव में या फिर बैकडोर से बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? और अगर आप लड़ेंगे तो आपके मुद्दे क्या हैं? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पहले से, जब से चुनाव की तारीखें जो इस पे चर्चा हो रही थी, आरक्षण, हमने कहा था कि बिना पिछड़ों के आरक्षण हुए हम चुनाव नहीं मैदान में जाएंगे। और न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था और उसी आधार पर उन्होंने हमें पिछड़ों को इंसाफ दिया और मैदान में सबको आने का मौका दिया। और हमारी तैयारी पहले से थी। मैं पहले भी जब चुनाव की तैयारी चल रही थी, मैंने कहा कि मैंने 3 लेयर में कार्यक्रम चला रहे हैं। अब जो भी आरक्षण निर्धारित हो गया, हमारे पास वो कैंडिडेट रहेंगे, हम उन कैंडिडेटों के आधार पर मैदान में रहेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मुद्दा स्पष्ट है कि जैसे जब बारिश का समय आता है तो हर जगहों, शहरों में इतने पानी भर जाते हैं कि जो छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं और जाते ही उस गड्ढे में बहुत सारे लोग गिर जाते हैं और घायल का शिकार हो जाते हैं। अस्पताल जाते जाते बहुत सारे लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल पाती है। तो हम उन गड्ढों को और उन बारिश से पानी जो ढेर इकट्ठे होते हैं उसको निजात दिलाने के लिए हमारे कार्यकर्ता और हमारी संगठन उस आधार पर मांगने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज, किसी के साथ दिलचस्पी है? नहीं, देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पहले भी अकेले लड़ी थी। नगर निकाय चुनाव हम लखनऊ भी लड़े थे, हमारे मेयर प्रत्याशी थे, हम बनारस मेयर प्रत्याशी थे। जहां जहां हमारे लड़ने वाले कैंडिडेट तैयार थे, हम अकेले लड़े। लेकिन हमने जो पूर्व में रिजल्ट हासिल किया, अपनी ऊर्जा और रिसोर्स, ये सच है। पैसा नहीं, देख लो, ये सच है कि शहरों में मेरा वोट नहीं है, लेकिन अपना दोस्ती कर लो। नहीं, देखिए, जो ही वोट है, हम कह रहे हैं कि जो ही वोट मेरे पास है,
हम यहाँ 10,500 वोट पाएंगे या 11,000, 12,000, 15,000 जो वोट पाएंगे तो वो मेरे संघर्षों का वोट रहेगा। हम बनारस में अगर 16,000 वोट पाए तो मेरे संघर्षों का वोट, और मुझे लोगों ने समर्थन किया, जो मुद्दे में जनता के बीच में लेके गए थे मुझे वोट मिला। और उसी तरीके से हम नगर पालिका में जाएंगे, नगर परिषद में जाएंगे, और हम पिछले कार्यकाल में हम 7 नगर पंचायत अध्यक्ष बनाए थे, इस बार भी अकेले। हाँ, ये तय है कि हम इस चुनाव में, ये लोकल बॉडी का चुनाव है, हमारे कार्यकर्ताओं की राय है कि हम लोग अपने स्तर पर चुनाव अच्छा, लड़ेंगे। आज के और हम लोगों मुद्दों ने से तय इतर कर एक सवाल लिया, है। जो संगठन का निर्णय है, संगठन लोग। आपके जी। पिताजी आजकल बहन देखिए- जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। देखिए, सवाल ऐसे तंजिया उस, लहजे में क्यों तरीके हंसते हो से भाई? है कि थोड़ा अजीब लगता है, ऐसे क्यों हंस रहे हो? नहीं, लोग कहा है जब उन्होंने? परिक्रमा करते हैं, नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब परिक्रमा करते हैं कि जिन लोगों के साथ वोट है उन परिक्रमा में उनको अपने साथ नहीं ला रहे हैं, उनको चेहरा नहीं बनाना चाह रहे हैं, जिनके पास वोट है ही नहीं उनको परिक्रमा करके स्टूल पर बैठ जा रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मुकाबले में अभी विपक्ष का कोई चेहरा ही नहीं है। तो मैंने कहा कि दलित चेहरा अगर वहां के जनता के बीच में बहन जी को ये सारे विपक्ष इकट्ठा होकर के बनाते तो मुझे लगता है कि कुछ वोट भी मिलता। क्या आप बहन लेकिन जी ये को तो चिढ़ाने की ऐसा कोशिश कार्यक्रम कर चला रहे रहे हैं? हैं कि ये सब नहीं, आप उन्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब, आप कह रहे हैं कोई नहीं मिल रहा तो हमने मायावती घोषित कर दिया। प्रतिनिधित्व। अरे आप कौन होते हैं मायावती को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित करने वाले? आपको तो क्या चिट्ठी लिख के आकाश आनंद ने कुछ नहीं हो गरियाया सकता, था, सर। याद है कि मैं वो पढ़ूं ट्विटर पे। नहीं, मैं उतने बड़े लोग नहीं हैं, हम जबरदस्ती लोग अति मतलब पिछड़े खाम वर्ग से खा। आते हैं और हम लोग। अच्छा रुकिए, मैं आपके दोस्त आ गए वैभव नहीं, महेश्वरी, वो वो कुछ देखिए- कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा। वैभव महेश्वरी जी, शुक्रिया आपका। तो आ गया चुनाव, है दिलचस्पी, आओ देख लो कितने पॉपुलर हो यूपी में, पता चल जाएगा। लड़ेंगे चुनाव? विजय जी, आपने अपनी डिबेट की शुरुआत में ये कहा था कि ये निगम के चुनाव हैं और इनमें बीजेपी का डोमिनेंस हमेशा रहा है। हमने देखा कि बीजेपी का डोमिनेंस हमेशा रहता भी है। तो एक और बड़ी बात यह है कि नगर निगम के चुनाव ये हैं जो बर्थ से लेकर डेथ तक, सर्टिफिकेट बनाने से लेकर जिंदगी भर आदमी का वास्ता इन नगर निगम चुनावों से पड़ता रहता है। सफाई एक ऐसी चीज है जो निगम को करनी होती है, और इसके अलावा भी तमाम सिविल फैसिलिटीज होती हैं। उनको अपने हमारे स्कूल बनाने होते हैं, क्लिनिक बनानी होती है, पार्क बनाने होते हैं, रोड्स हैं, लाइट्स हैं, पार्किंग है, एनक्रोचमेंट देखना है, ट्रैफिक देखना है, और डेली के और तमाम तरह के सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, सिविक कम्युनिटी होती है। और इतनी जिम्मेदारियों के बाद में ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और नगर निगम, इसके बाद अपने शहरों के हालात देखिए। अभी आप ही बता रहे थे कि आप 40-50 मिनट कहीं जाम में फंस गए थे सुल्तानपुर जैसी जगह पर, तिकोनिया पार्क जैसे एक मेन मार्केट तक पहुंचने के लिए। तो ये बीजेपी के ट्रिपल इंजन सरकार की गवर्नेंस की सच्चाई है। ये बहुत ही ज्यादा करप्ट पार्टी है, बहुत ही ज्यादा करप्ट गवर्नेंस इनकी होती है। और सबसे बड़ी बात कि इनको काम करना आता नहीं है। जब ये विपक्ष में होते हैं तब तो विपक्ष में होते ही हैं, जब ये सरकार में होते हैं तो और ज्यादा विपक्ष में चले जाते हैं। उस समय पर ये विपक्ष को कोस रहे होते हैं कि ये हमें काम नहीं करने दे रहा, वो हमें काम नहीं करने दे रहा। इनकी तो हालत ये है कि ये 4 इंजन की सरकार भी बना दें तब भी कक्षा 3 की क्लास का अगर मॉनिटर भी अगर दूसरी पार्टी का समर्थक है तो वो इनको काम नहीं करने दे रहा। कुल मिला के ये जो डोमिनेंस है इसको चैलेंज किया है आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली में देखिए आप, 15 साल से बीजेपी काबिज थी, लाख साजिशें रचने के बावजूद जनता ने इनको उखाड़ पर ये उत्तर प्रदेश है, दिल्ली का नहीं है, और आपका यहाँ कुछ नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा यहाँ पे। ब्रिजेश जी, दिल्ली में भी बर्थ से लेकर डेथ के सर्टिफिकेट जो है वो नगर निगम बनाता है और लखनऊ में भी बनाता है, और दिल्ली और लखनऊ के बीच में बहुत दूरी नहीं है, उत्तर प्रदेश के बीच में एक नेबर सिटी है। आम आदमी पार्टी के ऊपर लोग छोटी समस्याओं के समाधान को लेकर भरोसा बहुत ज्यादा करते हैं। लगता है कि इनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा कम से कम बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय हमारे पड़ोस में मिल जाएगा, उसको पकड़ लिया जाएगा, उससे काम करा लेंगे। और ये भरोसा मुझे लगता है कि हमारे कैंडिडेट्स को इस बार अच्छी ना आपका पास कोई वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स करने आए, ना कोई वोट बैंक है, ना आपके पास कोई करिश्माई व्यक्तित्व है, ना आपके पास तपस्वी मनस्वी हैं। कहाँ से जीत लोगे? ये यूपी है, ये दिल्ली थोड़ी है कि वहाँ कुछ भी इधर उधर करके अपना जीत लिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में सिविक प्रॉब्लम कहाँ जीत पाओगे? उसमें सिविक प्रॉब्लम जो है ना, इसमें बहुत बड़ा वोट बैंक काम नहीं करते। अभी मुझे पता है कि हालांकि ये नाली और कूड़े से रिलेटेड चुनाव है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी इसको अंत में हिंदू मुस्लिम पे लड़ेगी। इसमें ये कह देगी कि हो सकता है अगर आप अपने पार्षद ना जिताएं तो कहीं पाकिस्तान से कोई आकर आपके घर में ना घुस जाए, खतरा ना हो जाए। ये इन हरकतों पे भी उतर आएंगे।
लेकिन आम आदमी पार्टी घर घर जाके यही समझाने वाली है कि अगर आपको अपने घर के बाहर पड़े कूड़े से निजात पानी है, नालियों से निजात पानी है, अगर आपको तो अपने आपकी क्या पार्क तैयारी है? पार्क क्या आप अच्छी सभी सीटों पे चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं या कुछ एक सीट पर अपनी किस्मत आजमाएंगे? सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अभी नई है, छोटी है, जितने साधन है वो सीमित हैं और कुछ सीटों पर इसमें अच्छी तरह से फोकस करके इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इशू सेंट्रिक लड़ने भर को कैंडिडेट मिल जाएंगे? बहुत सारे कैंडिडेट मिलेंगे और इनफैक्ट आम आदमी पार्टी से तो इतने ज्यादा हमारे पास अच्छे आवेदन हैं और इतने अच्छे कैंडिडेट जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, चेंज करना चाहते हैं, समाज में उनकी रिस्पेक्ट है, इज्जत है और वो एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं साफ सुथरा, जहां पर बिना पैसे के लेन देन के जहां साफ सुथरा काम करने को मिले। ऐसे लोगों के आवेदन आम आदमी पार्टी के पास आ रहे हैं, तो उनमें से किसी को बहुत चुनेंगे। शुक्रिया public आपका, के- बहुत शुक्रिया। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी शुक्रिया आपका। अब मैं समझना चाहता हूं कि आज आरक्षण का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है जो रिजर्वेशन से रिलेटेड है। अब तो कोई विवाद नहीं है, पहला प्रश्न। और दूसरा, कब संभावित है चुनाव और किसकी क्या तैयारी है? देखिए, ये जो अधिकारी हैं ये जल्दी बिना कोर्ट कचहरी के कोई बात मानते नहीं। अगर ये पहले आरक्षण सही कर लिए होते तो ठंडी में चुनाव होता, बढ़िया मौसम रहता, लोग वोट डालते। अब तो ये अप्रैल के आखिरी में चुनाव जाएगा, अप्रैल और मई में चुनाव होगा, क्योंकि 20-25 दिन तो पूरी प्रक्रिया में लगते हैं। अगर आज नामांकन आज घोषित हो जाए चुनाव तब भी 25 दिन लगेगा। तो ये अधिसूचना नई जारी करनी पड़ी। जिन लोगों ने पुरानी गलती की थी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। और लखनऊ, कानपुर, ये सब देखिए जब से बनी है नगर पालिकाएँ तब से ये सामान्य चली आ रही और फिर इस बार सामान्य रही। ज़्यादा बदलाव तो नहीं हुआ नगर निगमों में, लेकिन ये जो सीटें कुछ चीज़ों पर, जैसे पिछली बार जो अधिसूचना थी उसमें 255 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी। सर्वे के बाद अब ये 288 सीटें हो गई, यानी कि महिलाओं की सीटें बढ़ गई हैं सर्वे के बाद। और ओबीसी पे कोई रिस्क नहीं लिया गया। पिछली अधिसूचना में भी 205 थी और इस बार भी 205 सीटें रिजर्व है उनके लिए। तो ये दो बड़े महत्व, चूंकि ओबीसी को लेकर सारी लड़ाई हुई, उसी पे आयोग चला। अब ये एक बात खाली से ये फंस गई, चूंकि महिला सीट बढ़ गई ज़्यादा। बहुत जगह पे जो युवक हैं वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका शादी ब्याह नहीं हुआ था, उनको इतनी जल्दी शादी ब्याह करके कोई महिला से सीट पे खड़ा करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब वहाँ पर वो घर परिवार में किसी को लड़ावा हो सकता है, भाभी को या माता जी को, क्योंकि पत्नी को वाला अवसर थोड़ा कम हो जा रहा है। और चुनाव तो देखिए, ब्रजेश जी, एक आदमी कह रहा था कि चाहे जितना हल्ला मचाएं, लेकिन ये चुनाव प्रधानी और प्रमुखी वाले चुनाव की तरह ही होगा। लड़ना आखिर में चुनाव पुलिस को ही पड़ेगा। बिना पुलिस के लड़े सरकार चुनाव कहाँ जीत पाती है। और जब पुलिस लड़े तो लाठी निकले, मुकदमा धकाधक छापा चले। तो ये तो देखिए होने हैं। और आज अधिसूचना जारी हुई है, अभी मीटिंग वूटिंग चल रही है गाँवों में, शहरों में, उधर पंचायतों में। अब आज से भाई रात भर चलने का, पेट्रोल डीजल का खर्चा बढ़ गया, शाम की दवाई का भी इंतजाम करना है। ये सब चीज़ों पर अब काफ़ी पैसा खर्चा होगा 10-15 दिन के भीतर, 20 दिन के भीतर। और चुनाव तो खर्चा मांगते हैं देखिए, लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग जब चुनाव की बात आती है तो पोस्टर पे लिखा मिलता है कि अपने क्षेत्र के ईमानदार, कर्मठ, जुझारू प्रत्याशी को चुनें। और जैसे चुनाव खत्म होता है ना, एक कोई ईमानदार दिखा पड़त, ना जुझारू ना कर्मठ, सब गायब हो जाते चुनाव के बाद। तो ये बड़ी विचित्रता है अपने यहाँ के चुनाव में। और शहरों की चुनाव है ये, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती भी बात कही आपने, और बात आई कि भाई कूड़ा उठ नहीं पाता शहरों में, शुद्ध पेयजल की बड़ी समस्या है, अतिक्रमण है। आनंद जी भी बैठे हैं बीजेपी से। आनंद जी स्मार्ट सिटी का आनंद ले रहे हैं, उनको इस बात का काफ़ी अच्छा एहसास भी होगा। और असली आनंद अगर देखा जाए तो अरुण राजभर ले रहे हैं, क्योंकि मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तक सब इनके यहाँ लाइन लगा रहे हैं। अरुण राजभर अब की बार कई सीट हमें लगता है कि लड़ेंगे, बीजेपी के साथ लड़ें, सपोर्ट से लड़ें, कई अध्यक्ष इनके बनेंगे।
और इसका लाभ अब की इनके कार्यकर्ता पाएंगे काफ़ी लाभ, जो उम्मीद लग रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रजेश जी जो रोहित अग्रवाल की पार्टी है वो तो सपा के साथ उसका लटक चली रही है अपना एक गठबंधन, और रोहित खूब बोलते भी हैं बीजेपी खिलाफ, लेकिन उनकी जीत का श्रेय में तो सपा का बड़ा योगदान रहता है। अपने यहाँ कहते हैं कि न हर चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दिए त्रिपुरारी। तो इनके पार्टी में तो बैठे बिठाए भोजन मिल रहा है, और इनको नगर निकाय चुनाव में कितना लड़ना इनसे ज़्यादा मतलब नहीं है। इनको तो दूसरे के उंगली कोचना है, इससे मतलब है खाली। देखिए हमारे यहाँ चुनाव तो धार्मिक मुद्दों पर ही होगा। ये जो बेरोजगारी की बात है इस पर तो कुछ होना नहीं है, और जो जितना शराब पैसा मुर्गा खिलाए पाए वो अच्छा कैंडिडेट है। एक फैक्टर जुड़ गया, एक मुद्दा और अतीक अहमद का बढ़ गया, उस पर भी ये चुनाव लड़ा जाएगा। बाकी डेंगू, चिकुनगुनिया, कोरोना, अस्पताल, दवाई, डेथ सर्टिफिकेट और शमशान के लकड़ी महंगी हो गई, ये सब पे कहाँ चुनाव ना होता है, इस सब पे कुछ नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये है तो कि अगर मुफ्तखोरों की चलेगी तो सौगात देने वाले नहीं, खैरात देने वाले आएंगे, और अगर कुछ दिमाग वाले चलेंगे तो भाई हो सकता है कि कुछ अच्छे कैंडिडेट जीत कर आ जाएं। वैसे बीजेपी का कब्जा है नगर निगमों पर, समाजवादी पार्टी इक्का दुक्का जीतती है, बाकी तो बसपा और कांग्रेस के लिए बहुत स्कोप नहीं है। हालांकि अभी सिंह साहब ने कहा कि हमारे कैंडिडेट एकदम तैयार हैं, हम समय आने पर घोषित कर देंगे। कैंडिडेट है ये नहीं है, घोषित कहाँ से कर देंगे, जब कोई लड़ाई वाला मिले तब घोषित होगा। पार्टी में अभी तो संगठन कमज़ोर है। ब्रजेश जी आप कुल मिलाकर एक चीज़ जान लीजिए कि हम जिस दौर में हैं वहाँ पर जीवन का संघर्ष कठिन है, शहरों में सर्वाइवल कठिन है क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। कोई सरकार की गलती नहीं है। जब पैदाइश ज़्यादा होगी तो कितने मकान बनेंगे, कितनी बिजली क्षमता बढ़ाई जाए, कितनी सड़कें बनाई जाएं, कितनी पाइपलाइन बिछाई जाएं, ये भी सब भी देखना होगा। कितने अस्पताल खोले जाएं, ये भी लोगों की जिम्मेदारियां हैं और इस पर कंट्रोल करना चाहिए जी। बहरहाल सुनिएगा कि हम जिस दौर में हैं वहाँ पर महंगाई और तमाम परेशानियों का दौर है, लेकिन इन सबको भुलाकर चुनाव में हर आदमी लग जाता है। उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि दोनों हाथ कटोरा है फैशन के इस दौर में, और सारे सपने दबके मर गए महंगाई के शोर में। सरसों तेल आसमान चढ़ा है, स्वर्ग में पहुंची दाल है, आम आदमी कब का मर गया बाकी केवल खाल है। आलू और कचालू भागे सुबह सुनहरी भोर में, और दोनों हाथ कटोरा है फैशन के इस दौर में। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, ग्राउंड जीरो से हमें ये सारी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा हमारी आधारित है उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव बस घोषित होने वाले हैं। आज नगर निकायों में आरक्षण का पहला ड्राफ्ट अधिसूचना जारी कर दी गई है। 6 अप्रैल तक आपत्तियां मंगाई गई हैं और उम्मीद करिए कि उसके फ़ौरन बाद यूपी में राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव घोषित कर देगा, और उम्मीद ये रखिए कि 10 अप्रैल से 10 मई के बीच यूपी में नगर निकाय के चुनाव करा लिए जाएंगे, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के मेयर या चेयरमैन और पार्षदों के चुनाव भी सम्मिलित हैं। इस चुनाव से तय होगा कि उत्तर प्रदेश में अगले 5 सालों में आप अर्बन टाउन प्लानिंग, अर्बन के इलाकों में आप किस तरह की सरकार चाहते हैं, कैसे मेयर चाहते हैं और आपका एजेंडा क्या है। मैंने डिबेट की शुरुआत में 5 जिन मुद्दों का जिक्र किया, मैं वापस उन्हें दोहरा देता हूं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है, दूसरा अतिक्रमण की है, तीसरा साफ सफाई की है, चौथा सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है किसी भी व्यवस्थित शहर का होना, उसमें बहुत चीज़ें सम्मिलित हैं, और किसी भी चीज़ों में नगर निगमों में जो घूसखोरी, नगर पंचायतों में जो घूसखोरी, सर्टिफिकेट्स बनने में, टैक्स जमा करने में, इन सब में जो धांधली है, इन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। इन 5 मुद्दों के आधार पर ही यूपी में इन अर्बन प्लानिंग में चुनाव लड़ना चाहिए। दर्शकों को, वोटर्स को भी इन मुद्दों को ज़रूर याद रखना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आनंद दुबे जी, आप मुझे बताइए कि बीजेपी का एजेंडा इस नगर निकाय चुनाव में क्या है और किन मुद्दों के आधार पर आप वोट मांगने जा रहे हैं?
ने ब्रिजेश जी, मैंने स्पष्ट कर दिया कि जो हमारे काम हैं वही हमारे वोट मांगने का आधार है और उन्हीं आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे। तमाम चीज़ों का जिक्र हुआ, मैंने भी बताया। कुछ सवाल उठाए गए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि एक ही एसटीपी प्लांट क्रियाशील है बनारस में, कुल 9 बनने थे, 7 क्रियाशील हैं। उनके नाम भी बता देता हूं। नगवा में 50 MLD का, भगवानपुर में 80 MLD का, दिनाजपुर में, रमना में, बरेका में और दीपापुर में, गोईठाहा में। ये जाएं और इसको चेक कर लें और उसके बाद बताएं कि ये चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। एक विषय। दूसरी चीज, स्वच्छता की बात हुई। ब्रिजेश जी, आपको याद होगा कि गोरखपुर क्षेत्र में जब तक हमारी सरकार नहीं रही, किस तरह से हर साल इंसेफेलाइटिस से मासूम बच्चे मर जाया करते थे। लेकिन सरकारों ने, जो पिछली सरकारें रही, समाजवादी पार्टी की रही, बहुजन समाज, कोई काम नहीं किया। मासूम बच्चे मर जाया करते थे। वो बच्चे, उनमें ज्यादातर संख्या ओबीसी और अनुसूचित समाज के लोगों की थी। लेकिन जो लोग जाति और जमात के नाम पर वोट लेते रहे, उन्होंने कभी इन बच्चों को बचाने का प्रयास नहीं किया। ट्रैफिक जाम की आपने बात की। निश्चित मैं कहता हूं ये एक समस्या है, इस पर हम काम कर रहे हैं। मैं बनारस का ही जिक्र कर देता हूं। बनारस एक ऐसा शहर था जहां 10 बजे के बाद आप अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ नहीं किया गया था। लेकिन जब से हमारी सरकार आई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, उनके मार्गदर्शन में वहां पर बनारस में रिंग रोड बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। बनारस का हालिया भी एक एक्सपीरियंस है, अभी बताऊंगा इन्हें। और ये भी बनारस से लौटे हैं आनंद जी, इन्हें भी एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अब इन लोग के साथ पुलिस स्कॉट रही होगी, ये लोग निकल आए होंगे। हाँ आनंद जी, बोलो बोलो, आप बोलो। ब्रिजेश जी सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। बनारस में रिंग रोड बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। आज बनारस के चारों तरफ रिंग रोड बन रही है। थोड़ा बहुत काम बचा हुआ, पूरा हो जाएगा। आपको याद होगा कैंट स्टेशन के बाहर कितना जाम होता था। लहरतारा से लेकर चौका घाट तक जो पुल है, वो मायावती की सरकार में पास हुआ, कोई बजट नहीं दिया गया। अखिलेश जी की सरकार आई, कोई बजट नहीं दिया गया। हमारी सरकार आई, हमने पूरा किया। रामनगर को बनारस से जोड़ने वाला जो पुल है, वो माननीय मुलायम सिंह ने उसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, लेकिन वो नहीं बना। मायावती जी की सरकार आई, फिर अखिलेश जी की सरकार आई, ये सरकारें चली गई, कोई काम नहीं हुआ। हमारी सरकार ने उसको पूरा किया। ट्रैफिक तो ठीक कराओ ना, बनारस का ट्रैफिक जरा एक बारी ऐसे ही आम आदमी की तरह जाकर देखो ना, परेशान हो जाओगे। टू मच ट्रैफिक है वहां पे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। मैं तो आम आदमी, एक आम आदमी की तरह जाओ। अब आप लोग के साथ स्कॉट चलती होगी, आप लोग को पार करा देते होंगे। हम लोग जब जाते हैं बड़ी समस्या होती है। नहीं ब्रिजेश जी, मैं तो ना मंत्री हूं ना कुछ हूं, मैं तो साधारण पार्टी का एक प्रवक्ता हूं और जब जाता हूं अकेले ही जाता हूं। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कोई तामझाम में नहीं रहता। लेकिन मुझे चूंकि हमारा घर काशी के पास है, तो मैं काशी को तब भी देख रहा था जब इनकी सरकारें थी, मैं काशी को अब भी देख रहा हूं। आपके हिसाब से काशी अब एकदम काशीवासियों से अर्बन टाउन प्लानिंग में एकदम बदल चुका है, वहां सब बहुत बेहतरीन है। निश्चित रूप से ब्रिजेश जी काम हुआ है और लगातार काम हो रहा है। काशी के लोग भी इसका लगातार काम काशी के लोग भी लाइव सुन रहे हैं, आपको जवाब मिलेगा इसका। आप नहीं और आप देखिए गोरखपुर की अनूप संडा जी मेरे साथ मौजूद है, लेकिन आज गोरखपुर भी बदल रहा है। जी शुक्रिया आपका। भाई अनूप जी, आप कह रहे थे एक बताओ, 7 एसटीपी बनाए बैठे हैं और काशी एकदम बदल गया है, लखनऊ एकदम चेंज हो गया है। आपको नहीं दिखता कि आप किसी और प्रदेश में रहते हो? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे, तेरा दावा किताबी है। यही अदम गोंडवी का शेर ही सही जवाब है। आनंद जी वेट करना पड़ेगा, अभी थोड़ा एक राउंड चल जाए। और उन्होंने 7 एसटीपी प्लांट गिनाए, छोटा जवाब इनके बाद दूंगा। हाँ मैं दूंगा आपको, वेट बात हो जाने दीजिए, मैंने आपको नहीं टोका। 7 एसटीपी प्लांट गिनाए, लेकिन ये नहीं बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में वहां पर मलजल का स्तर इतना ज्यादा क्यों है। अगर वो एसटीपी प्लांट चालू है तो फिर मलजल का स्तर इतना ज़्यादा क्यों है? क्या उसको भी ये चुनौती दे सकते हैं, कह सकते हैं कि वहाँ पर पानी एकदम स्वच्छ और निर्मल है, जिस माँ गंगा के बुलावे पर प्रधानमंत्री जी आए थे। और इसके अलावा पूरे प्रदेश में और भी बहुत से, आप जानते हैं 17 नगर निगम है, 199 नगर पालिकाएँ हैं। हर जगह कुल मिलाकर के हालत क्या है? ट्रैफिक की समस्या खुद स्वीकार कर रहे हैं,
अब बनारस का इन्होंने बताया, लेकिन मैं तो जानता हूं कि लखनऊ शहर की राजधानी है, लेकिन लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन क्या हालत लखनऊ में होती है। आपको अगर अलीगंज से हजरतगंज जाना हो तो आधा घंटा 35 मिनट लगता है। जो हालात हैं, ट्रैफिक की असली परीक्षा होती है जब शादी विवाह का सीजन चल रहा हो। आप दो जगह से ज़्यादा जा नहीं सकते हो, और अगर एक शहर के दूसरे छोर में है तो एक से ज़्यादा शादी नहीं अटेंड कर सकते। अरे वो तो आपने बहुत दूर की बात कह दी, मैं तो सामान्य स्थिति में बात कर रहा अब हूँ। मैं एक नागरिक के तौर पर अपनी तकलीफ बता रहा हूँ, तो सुनो आप उसको भी ना। नहीं, मैं तो आपकी बात मैं कैसे पहुँचूँ 3 शादी में? मैं तो आपकी बात सुनने के लिए बैठा जी, हूँ, आपकी बताएं। बात का जवाब देने के लिए। लेकिन आज जो स्थिति है पूरे प्रदेश में, आप सोचिए कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में दावा होता है गाय हमारी माता है। कोई भी नगर पंचायत क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में चले जाइए, अगर सड़क पे आपको गोवंश घूमता हुआ न दिखाई दे, इनकी गौशालाएं कहाँ चल रही, क्या हो रहा है, कुछ नहीं मालूम। यहाँ तक कि ओवरब्रिज और फ्लाईओवर जो शहरों में बने हैं उन पर गोवंश बैठा हुआ है, और एक नहीं पूरे दर्जनों की तादाद में, जैसे लगता है कि कोई सम्मेलन तो कोई एजेंडा आपका जारी होगा, कोई मैनिफेस्टो? हमारा एजेंडा सीधा सीधा ये है कि जो 5 मुद्दे आपने कहे वो मूलभूत मुद्दे हैं। इसके साथ जो कुछ और मित्रों ने कहा, अब मेरे मुद्दे मतलब को, ये तो मेरा मुद्दा नहीं, है। मेरा मतलब ये एक चूंकि आवश्यक चीजें हैं, इन सारी चीजों को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी, थैंक यू, और भारतीय जनता पार्टी का अपने वादों को न निभाना। और मैं एक अंतिम बात कह दूं, ये कह कुछ भी दें, लेकिन अंत में चुनाव इनको एक ही सवाल पे लड़ना है। हर सीट पे आप देखिएगा, हर स्थान पे देखिएगा, हिंदू मुस्लिम आनंद दुबे 20 सेकंड ओनली, 20 सेकंड केवल, बोलिए। बस देखिए, इन्होंने एक शेर कहा, मैं भी इनको एक शेर से जवाब दे देता हूं कि भैया ये कोई मुशायरा नहीं हो रहा है, जमीन नहीं, और अफसोस इसका है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और इनसे पूछिए कि ये लोग आखिरी बार इन्होंने कब सफाई को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, कब इन्होंने विधानसभा में बिल्कुल उठाने का काम किया? ओके, रोहित अग्रवाल, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जब मौका मिलता कोई शेर है, कोई शेर है जी? जवाब में दो जागिए, करते हैं आज। जागिए, उठिए जरा, जिल्ले इलाही देखिए, सल्तनत में हो रही भारी तबाही देखिए। ये लक्षण ठीक नहीं है आप सब लोगों के। हुक्मरां की बेज़मीरी है, सोहबत गलत है। हुक्मरां की बेज़मीरी है बरहना इस कदर, खुद सिताइश, खुद शनासी, वाहवाही देखिए। भाई भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आप आनंद दुबे अभी बता रहे थे कि एकदम तस्वीर बदल गई है। कहीं जाइए ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लाईओवर्स बन गए हैं, सफाई हो रही है, अवार्ड पे अवार्ड आ रहा है, एसटीपी पे एसटीपी चल रही है, नाम तक गिना दिया। अभी भी कोई दर्द है आपको? नहीं, हमें कोई दर्द नहीं है। स्मार्ट सिटी कितनी बनी है ब्रजेश जी? नाम बताएंगे आनंद दुबे जी स्मार्ट सिटी का? उसका भी कोई अवार्ड ले लिया है? लखनऊ है ना स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, लखनऊ स्मार्ट सिटी है ब्रजेश जी। तो ये मतलब यही स्मार्ट सिटी अगर होता है कि मतलब मैं जब महानगर से निकलता हूँ आपके डिबेट में आने के लिए, तो मैं करीब 45 मिनट का एवरेज लेके निकलता हूँ। 3.5-4 किलोमीटर है आपका स्टूडियो मेरे घर से। 45 मिनट लगते हैं? 45 मिनट लगते हैं। IT चौराहे से जब गुजरना पड़ता है, उसके बाद परिवर्तन चौक होते हुए जब आपके स्टूडियो पहुँचता हूँ, तो मुझे लगता है अगर ये स्मार्ट सिटी है तो भैया धन्य हैं आप। ठीक है, आपकी विदाई बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये स्मार्ट सिटी है तो मुझे लगता है अगर मैं हजरतगंज चौराहे की तरफ से निकल जाऊं तब भी मुझे 45 मिनट लगने, क्योंकि निशादगंज पुल का जाम, हजरतगंज चौराहे का जाम, उसके बाद बंदरियाबाद चौराहे का जाम। में आना यहीं आसपास बनवा लो हजरतगंज में कहीं। नहीं तो ब्रजेश जी, देखो ओंकार जी भी बता रहे थे कुछ है, बनाओ ना लो। हाँ, तो जनता के मुद्दों पे मुझे लगता है कि मुझे स्टूडियो तो के उत्तर प्रदेश में जाना है, तो अब कहाँ मैं मतलब भाजपा ने तो हर शहर में अपने 5 स्टार ऑफिस बना लिए, अब हम कहाँ से बनाएं? हाँ, कोई अरेंजमेंट आपका समाजवादी पार्टी के साथ है गठबंधन में, और कितनी सीटों पे लड़ोगे? नहीं ब्रजेश जी, देखिए एक चीज़ बिल्कुल साफ होती है, जब गठबंधन होता है ना, तो गठबंधन में इस तरीके की बात करना कि कितनी सीटों पे लड़ोगे, किस पे लड़ोगे, कहाँ लड़ोगे, ये मुझे लगता है बेमानी हो जाती है। क्योंकि जब हम गठबंधन में हैं तो हम हर सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ। हमारे कार्यकर्ता हर जगह समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे, और जहां पे हमारे सिंबल पे कैंडिडेट होंगे वहां पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मदद करेंगे। उल्टे बैट से खेल रहे हो? नहीं ब्रजेश जी, देखिए उल्टा बैट की जरूरत ही नहीं है हमें। देखिए हम उल्टे बैट से भी खेल के अगर छक्का मार रहे हैं तो क्या बुरा? मारो ठीक है। हम तो कहते हैं हैंडल पकड़ के खेलो, कैसे भी खेलो, या नीचे से पकड़ के खेलो, बॉल बाउंड्री के जैसे मर्जी हो खेलो, पर खेलते रहो, मैदान में रहो। देखिए जनता के मुद्दों को अगर हम अच्छे से उठा पा रहे हैं और भाजपा के अगर दर्द हो रहा है तो हम कामयाब। कांग्रेस के अधिकांश कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी आजकल बहुत मायूस हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति को लेके।
तो इसको लेकर भी आप लोग कुछ चिंतित हैं या सिर्फ चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है और बस लड़ना है? नहीं, आपकी बात का जवाब देता हूं, लेकिन मैं कोई कवि और शायर तो हूं नहीं। कविता लेकिन सुना सकते हो दुबे सर? जी को आप तो ओपन मैं फोरम बताना है चाहता सर। हूं, दुबे जी को बताना चाहता हूं कि भैया बनारस में मैदागिन से और मंदिर तक गाड़ी से भिजवाता तो हम तो एहसान मानेंगे। मैदागिन से पैदल जाना पड़ता है मंदिर, और वहां से जो महिला लोग होते हैं, सरकार रही सुन ला बाबू, नहीं, सुनिए आनंद जी, आनंद जी है बोलत रही है, सुन ले। आप बोल रहे हैं। जब क्या कहे थे, जब नहीं, आप एक सेकंड, हमारे परिवार गए और औरतें भी हमें बैठा रिक्शा से, और रिक्शा ऐसे गली में से जात रहे, ऐसे गली में से जात रहे जौने में से हम पैदल पहुंच गए, रिक्शा बाद में आए। तो ये लिए भैया पहले ट्रैफिक संभाला, और गोदौलिया से अगर चेतगंज ले गाड़ी पहुंचवाता तो हर एहसान मानब। तो ये कुल मत बतावा कि बहुत बढ़िया ट्रैफिक हो गया, और जहां तक सात और पहाड़िया सुना, और जो आप कह रहे हैं 7 आपका एसटीपी चल रहा है, जो 7 एसटीपी चल रहा है, जरा उसको भी जान लीजिए। 7 एसटीपी तो चल रहा है, पहाड़िया बहुत बड़ी कॉलोनी है बनारस की, लेकिन आप बता दीजिए क्या एसटीपी से कनेक्टेड है? तो ये सब चीज़ों को आप पहले जो हम कह रहे हैं उस चीज़ों को समझिए। ट्रैफिक को संभालना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आप लोग खाली धर्म को राजनीति से जोड़े करते हैं, लेकिन आपकी कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि धर्म को राजनीति से अलग करके ही रखेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज जो आप कह रहे थे, आपको जान के ब्रजेश जी ताजुब होगा, आपको जान के ताजुब होगा कि आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मायूसी है। हो सकता है आपकी निगाह में मायूसी हो, लेकिन हमारे यहाँ हर कारपोरेटर क्षेत्र में 10-10 प्रत्याशियों के नाम आए हुए हैं। हम लिस्ट आपको भिजवा देंगे। एक सभासद की सीट पे 10 प्रत्याशी, 10 प्रत्याशी हम आपको नाम भेज देंगे, हम आपको नाम भेज देंगे, दिखवा देंगे। इसका मतलब कांग्रेस को गेम चेंज कर रही है। डिक्लेयर मत कीजिएगा, हम आपको ना, अरे मैं क्यों डिक्लेयर करूंगा? डिक्लेयर तो आप लोग करेंगे, मुहर आपके पास है। ओके, अरुण राजभर, जिस तरह की सिविक समस्याएं गिनाई गई, जिन मुद्दों का हम लोगों ने जिक्र किया, चाहे वो अतिक्रमण हो, ट्रैफिक जाम हो, या सीवेज की समस्या हो, नगर निगमों में भ्रष्टाचार हो, साफ सफाई का मुद्दा हो, कूड़ा प्रबंधन का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों के आधार पर ही तो चुनाव लड़ा जाना चाहिए कि नफरत के आधार पर? देखिए, एक कहावत है कि तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुम तो चाहे नहीं आप कवि सब कि विकास का रास्ता सब खुल जाए। मैं अप्रिशिएट करता और हूं हालात ऐसे बना दिए, अरुण भी शायरी करने विकास लगे, को ही रोक दिए। अरुण भी शायरी करने लगे। आजकल संगत तो वही है, ये वीरेंद्र सिंह ने जो सिंड्रोम हालात पैदा इस बात किया के है, हैं, ये सब में घुस गए। आजकल संगत जिनको जिनको मौका संगत वही है। जिनको मौका दिया कि नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में जिनको भी मौका दिया कि आप कचड़ों को साफ करिए, नाली की सफाई कराइए, आप छोटे छोटे काम बिना पैसा में करवाइए। लेकिन मैंने देखा बड़ा अच्छा विकास, बहुत अच्छा काम मैंने देखा कि अभी ग्लोबल इन्वेस्ट मीटिंग हुई है और G20 की सम्मेलन हुए हैं लखनऊ में। मैं नगर आयुक्त को सड़क पर उतर करके सर्वेक्षण करते हुए देखा, और कहां से कहां तक, तितलियां उतर गई, एयरपोर्ट से लेकर के तितलियां उतर गई, और जिस तरीके से जिस तरीके से सड़कों पर सफाई दिखी, जिस तरह सड़कों एक सवाल है मेरा, अरुण मेरा एक सवाल है, मालाओं का जाल दिखा। अरुण जी एक सवाल है, ये वेदी राम जी आपकी पार्टी के विधायक हैं? हाँ जी, हाँ जी। अभी बताऊं वाला वीडियो या खुद ही कबूलोगे? नहीं, मैं बता दे रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं, हम जनता के जवाबदेह हैं। हाँ। और जनता के जनप्रतिनिधि हैं। आज एक वीडियो वायरल है जनता के जिसका ये बताएंगे कि वो वीडियो क्या है, पहले तो ये बताओ। और फिर जो अभी कह रहे हो उससे मैच नहीं हो रही बात। मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूं। नहीं, मैं सही कर रहा हूं। भ्रष्टाचार ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैं बता दे रहा हूं ये भ्रष्टाचार कब से पैदा हुआ है, और ये भ्रष्टाचार पैदा करने विधायक के वीडियो के बारे में बात करो, वेदी राम के बारे में। मैं बता रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं वहां के चीफ पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्सीएन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहां के जो छोटे कर्मचारी जिन्होंने टेंडर पास कराया, जिन लोगों ने इस तरह खेल किया, आप मिट्टी में अगर सड़क बना रहे हैं तो यह जांच का विषय है, और सरकार देख लो कहीं ये सब बोल के वेदी राम की पुरानी फाइल न खुलवा देना करना चाहिए। कहीं वेदी राम की पुरानी फाइल न खुल जाए। फाइल की बात नहीं कर रहा हूं, देख लेना, मतलब मैं तो सजेस्ट कर रहा हूं, बाकी देख लो।
देखिए सवाल इस बात का है कि जैसे जो नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में जो समस्या है, आप शुद्ध पानी की कैसे व्यवस्था करें? आज बिजली के जो बिल बढ़े हैं नगरों में, तो उसको कम वैभव माहेश्वरी, आपके पास उत्तर प्रदेश की राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। अभी आपने देखा बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी या बीएसपी हो, एक से एक मुद्दे निकाल के सामने ला रहे हैं। आप फिर वही बता रहे हैं कि आपको दिल्ली का अनुभव है। उतने अनुभव में आपको वोट कोई क्यों दे दे यूपी में? ब्रिजेश जी, बीजेपी के जो नगर निगम, रुकिए आनंद जी रुकिए। हाँ, अब वैभव माहेश्वरी बोलेंगे, बोलिए। ब्रिजेश जी, बीजेपी के जो अंडर में नगर निगम है, हालांकि ट्रिपल इंजन की ताकत से चलते हैं, लेकिन ये सारे इंजन खराब हैं, ये सारे इंजन करप्ट हैं, चोर हैं। बीजेपी के अंडर जो नगर निगम चल रहे हैं, लाइबिलिटी है, ये बोझ है। सबसे पहले तो इनको एसेट बनाने की जरूरत है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी का जो गवर्नेंस फॉर्मूला है उसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब ये लूटने वाले नगर निगमों की जगह पर बनाने के चक्कर में आपके दो मंत्री जेल में हैं, एसेटें बना रहे थे। चुप हो जाइए, 15-20 साल आपको मिल चुके हैं, अब आप आगे की बात सुन लीजिए, नए जमाने की बात सुनिए। पुराने इंजनों की बातें आप सुनना नहीं है, पुराने इंजन की आवाज बहुत करते हैं, काम नहीं करते। तो इसलिए लूटने वालों की जगह पर सेवा देने वाला और सुविधा देने वाले नगर निगम चाहिएंगे। अरे भाई, जो करप्शन है ना, ये लूट और सेवा दोनों आपकी पार्टी, पहले लूटो फिर जेल में जाके मसाज कराओ, पहले लूटो फिर मसाज कराओ। लूट और सेवा एक साथ कैसे हो सकती है? ये आम आदमी आनंद दुबे जी चुप हो जाइए, आपके सारे इंजन सिर्फ आवाज करते हैं, पहले नहीं करते। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपके इंजन आवाज करते, काम नहीं करते। आप जरा चुप हो जाइए। आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है उसकी खास बात यह है कि साइंटिफिक मॉडल है, टेक्निकल मॉडल है, और जो नगर निगम होता है ना, ये टेक्निकल तरीके से चलता है। जनता समस्याएं समझी जाती हैं, उनका लॉजिकल, टेक्निकल और साइंटिफिक जवाब किया जाता है। कूड़ा प्रबंधन है, नालियां हैं, सिविल वर्क है, तमाम है। आप लोगों का टेक्नोलॉजीज कोई लेना देना नहीं है। देश को राम भरोसे चला रहे हो, राम भरोसे भी वो चला रहे हो कि राम जी के मंदिर में घोटाले करके देश को राम नाम के हवाले कर दिया है। तो राम राज्य से कोई लेना देना नहीं है। नगर निगम का काम एक्चुअली होता है कि राम राज्य की डिलीवरी करे, लेकिन आपका काम अगेन वही होगा कि आप पार्षदी का चुनाव भी हिंदू मुस्लिम के ऊपर लड़ने वाले हो। तो पब्लिक को सबसे पहले आपके फ्रॉड के प्रति सचेत करने का काम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट का समय समाप्त हो चुका है और मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सबने अपने अपनी ओपिनियन और राय इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की। बहनों भाइयों, 5 मुद्दों को याद रखना ये नगर निकाय के चुनाव में, और जब भी कोई वोट मांगने आए उन 5 मुद्दों का जिक्र जरूर करना। घर के बाहर पोस्टर चिपका लेना। धन्यवाद, नमस्कार।